वही क्या नेपाल का 2025 का अपराइजिंग सच में सोशल मीडिया बैन के बारे में था? ऑन द सरफेस हाँ, लेकिन ट्रूथ इससे कहीं गहरा है। सरकार का फेसबुक और यूट्यूब पर बैन सिर्फ एक चिंगारी थी उस कमरे में जो पहले से ही सालों की फ्रस्ट्रेशन और एंगर से भरा हुआ था। जीन जी के लिए सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट से बढ़कर था। ये उनकी वॉइस, उनकी कम्युनिटी, दुनिया से जुड़ने का उनका सिर्फ एक विंडो था। एक ऐसे देश में जहां जॉब्स उन्हीं को मिलती हैं जिनके कनेक्शंस होते हैं और हजारों लोग रोज अब्रॉड काम के लिए जाते हैं। ये बैन एक आखिरी इंसल्ट जैसा लगा। पॉलिटिशियंस के बच्चों को ऑनलाइन अपनी प्रिविलेज दिखाते हुए देखना, फिर उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को बैंड होते देखना एक स्लैप इन द फेस था। सरकार ने इस बात को अंडर एस्टिमेट किया कि कनेक्शन की आखिरी जगह को चुप करा देने क्या तब काठमांडू की गलियां अब न्यू टाइमलाइन बनने वाली थी। अब सितंबर की शुरुआत में सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया, यह दावा करते हुए कि यह लोकल लॉज को लागू करने के बारे में था। लेकिन लोगों के लिए यह फ्री स्पीच पर एक ब्लेटेंट हमला था और डिसेंट को कंट्रोल करने का एक कदम था। सिलेक्टिव बैन उन प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर जो कंप्लायंट थे ने सिर्फ सस्पेशन को और बढ़ाया। पूरे नेपाल में आउटरेज फैल गया। यह बैन सिर्फ इस ऐप्स के बारे में नहीं था, यह लाइफ लाइन्स को काटने के बारे में था। सरकार ने तर्क दिया कि यह पब्लिक के अपने अच्छे के लिए था, लेकिन किसी ने भी इसे नहीं माना। लोगों ने इसे नेताओं का एक डेस्परेट एक्ट माना जो अकाउंटेबल होने से डरते थे। यह डिक्री पावर के हॉल्स में साइन किया गया था, लेकिन असली वर्डिक्ट सड़कों पर दिया जाएगा। डिजिटल फ्रीडम के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अपराइजिंग का असली फ्यूल इन दशकों का करप्शन और नेपोटिज्म था। जब पॉलिटिशियंस के परिवार लग्जरी में रहते थे, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और होपलेसनेस का सामना कर रहा था। डिग्रीज का मतलब कम था, कनेक्शंस का मतलब सब कुछ था। सोशल मीडिया ही एकमात्र जगह थी जहां वे वेंट कर सकते थे, कनेक्ट कर सकते थे और सॉलिडेरिटी पा सकते थे। बैन ने उनके स्ट्रगल्स को एग्जिस्टेंस से मिटाने जैसा महसूस कराया। प्रोटेस्ट्स सिर्फ फेसबुक के लिए नहीं थे, वे डिग्निटी और फ्यूचर की मांग थे। और 8 सितंबर को क्रांति भड़क उठी। यूथ काठमांडू की सड़कों पर उमड़ पड़े, लीडरलेस लेकिन यूनाइटेड। प्रोटेस्ट तेजी से फैल गए, इंक्रिप्टेड एप्स और शेयर डिटर्मिनेशन के माध्यम से ऑर्गेनाइज्ड हुए। सरकार को कैच ऑफ गार्ड किया गया जब डेमोन्स्ट्रेटर्स ने पावर के सिंबल्स पर हमला किया और पॉलिटिशियंस के घरों और पार्लियामेंट को आग लगा दी। राज्य ने कर्फ्यूज, टीयर गैस और लाइव एम्यूनिशन से जवाब दिया। दर्जनों मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, लेकिन आंदोलन और मजबूत होता गया। बैन के बावजूद 100,000 से ज्यादा लोग डिस्कॉर्ड पर इकट्ठा हुए। इसे एक वर्चुअल पार्लियामेंट में बदल दिया। नेशनल टीवी ने इन डिजिटल डिबेट्स को कवर करना शुरू कर दिया, आंदोलन की आवाज को एम्पलीफाई करते हुए। सरकार स्ट्रीट्स को कंट्रोल करती थी, लेकिन रेवोल्यूशन ऑनलाइन को नहीं। एक नई जनरेशन इतिहास इन कोड एंड इन ब्लड। क्रैकडाउन उल्टा पड़ गया। खून शराबे की तस्वीरें फैल गईं, जिससे एक पॉलिटिकल क्राइसिस भड़क गया। गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जो सरकार के कोलैप्स का संकेत था। प्रोटेस्ट्स तेज हो गए, सिर्फ बैन के खत्म होने की नहीं, बल्कि जस्टिस और रेजिग्नेशंस की भी मांग कर रहे थे। 48 घंटों के भीतर प्रधानमंत्री ओली ने पद छोड़ दिया और सोशल मीडिया बैन हटा लिया गया। सरकार ने इन्वेस्टिगेशंस और कॉम्पेंसेशन का वादा किया, लेकिन स्ट्रीट्स में असली बदलाव चाहते थे। पावर सिंगर दुर्बर के हॉल से स्ट्रीट से यूथ तक। वर्स
ऑर्डर डीएनए मिस्ट्राल्स बिस्टोर गिर गया था, लेकिन फ्यूचर अनसर्टन था। नेपाल क्रॉसरोड्स पर खड़ा था। यूथ ने एक सरकार को गिरा दिया था, लेकिन अब एक डॉन्टिंग सवाल का सामना कर रहे थे। अब क्या? आंदोलन में नेताओं की कमी ने इसे रेजिलेंट बना दिया, लेकिन एक वैक्यूम भी छोड़ दिया। सेना जो अब कंट्रोल में थी, एक इंटरिम लीडर के लिए गाइडेंस के लिए जीन जी एक्टिविस्ट्स की ओर मुड़ी। नेपाल के फ्यूचर को आकार देने का बोझ ऑर्गेनाइजर्स पर पड़ा, न कि पॉलिटिशियंस पर। असली चुनौती अभी शुरू हो रही थी, प्रोटेस्ट को लास्टिंग रिफॉर्म में बदलना। करप्शन और इनइक्वालिटी को एक सिंगल विक्ट्री से ठीक नहीं किया जा सकता था। क्या ये रेवोल्यूशन एक नया नेपाल बनाएगा, या ओल्ड पावर्स वापस आ जाएंगे जब एनर्जी फेडेड हो जाएगी? या नेपाल का अपराइजिंग सोशल मीडिया पर एक लड़ाई से कहीं ज्यादा था। ये एक जनरेशनल अवेकनिंग था। यूथ ने साबित किया कि डिजिटल कनेक्शन पावर को गिरा सकता है, लेकिन रेवोल्यूशन अधूरा है। असली लड़ाई इंस्टीट्यूशंस बनाना, लीडर्स को नर्चर करना और एक नई पॉलिटिकल कल्चर बनाना है। एक प्लान के बिना पुराना सिस्टम आसानी से वापस आ सकता है। दुनिया देख रही है, क्या ये जीन जी मूवमेंट सच में नेपाल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है? सोशल मीडिया के लिए लड़ाई सिर्फ शुरुआत थी। एक जस्ट करप्शन फ्री नेपाल के लिए लड़ाई की कहानी अब भी लिखी जा रही। जवाब उन यूथ के पास है जिन्होंने अपने फ्यूचर और अपने देश को आग लगा दी।